ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और ना ही प्रोत्साहन करता है। सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल। और आज की जो वीडियो है वो होने वाली है वेंडिगोस के ऊपर। जिन्हें नहीं पता वेंडिगोस क्या होते हैं तो मैं उन्हें इन शॉर्ट बताना चाहता हूँ कि वेंडिगोस एक ऐसी इविल स्पिरिट होती है जो कि किसी भी इंसान पे कब्जा कर सकती है। और जब वेंडिगो किसी इंसान पे कब्जा करता है तो उसके कब्जे में आने वाला इंसान इंसानी मांस खाने का इतना भूखा हो जाता है कि वो अपने सामने आने वाले किसी भी इंसान का मांस खाने लगता है, चाहे वो उसके परिवार में से ही क्यों ना कोई हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। ये कहानी है दो पुलिस वालों की जो कि अपने पुलिस स्टेशन में अपना काम कर रहे थे। उनके इलाके से कई सारे लोग गायब हो गए थे जिनका किसी को कोई पता नहीं लगा था। अचानक से उनके पुलिस स्टेशन में एक 20 साल का लड़का भागते हुए आया और उसने अपना नाम जॉन बताया। और उन पुलिस वालों ने जॉन को घबराया हुआ देखा और पूछा कि आखिर हुआ क्या है। और फिर जॉन ने बताया कि उसके पिता पे किसी अजीब से दिखने वाले जीव ने हमला कर दिया है और उसके पिता खतरे में है। वो जीव काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है और इससे पहले वो मेरे पिताजी को मारे, आप उन्हें बचाने के लिए मेरे साथ चलिए। जॉन की ऐसी घबराई हुई शक्ल देखकर दोनों पुलिस वालों ने मामले की गंभीरता को समझा और अपनी गाड़ी को चालू करके उस लड़के के घर की तरफ चल पड़े। वो लड़का उन्हें एक ऐसे वीरान जंगल में लेकर आ गया जहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था। और जब पुलिस वाले ने पूछा कि तुम्हारा घर कहाँ है तो उसने बताया कि मेरा घर उस जंगल के बीचों बीच है। ये सुनकर उन पुलिस वालों को काफ़ी अजीब लगा कि जंगल के बीचों बीच आखिर घर कौन बनाता है। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि अभी इन सब बातों को सोचने का टाइम नहीं है, अभी ज़रूरी है कि इस लड़के के पिता को बचाना। और वो दोनों उस घर की तरफ निकल पड़े। उस लड़के के बताए रास्ते पे चलते चलते उन्हें वो घर मिला और वो दोनों पुलिस वाले अपनी बंदूकें लेकर पूरी सावधानी के साथ अंदर घुसने लगे। उनकी बंदूकें सिर्फ एक हलचल का इंतज़ार कर रही थी फायर होने के लिए, लेकिन वहाँ पर कोई भी हलचल नहीं हो रही थी। वो दोनों सावधानी से सारे कमरों में चेकिंग करने लगे और एक कमरों में जो उन्होंने देखा उसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए। उन्होंने देखा कि तकरीबन 50 साल का एक आदमी टीवी देख रहा है, वो भी अपनी कुर्सी पे बैठकर। ये सब देख के उन पुलिस वालों को काफ़ी अजीब लगा कि आखिर यहाँ तो सब कुछ नॉर्मल है। अगर नॉर्मल नहीं होता तो ये आदमी यहाँ शांति से बैठ के टीवी नहीं देख रहा होता। उन दोनों को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने उस आदमी से पूछा कि क्या तुम किसी मुसीबत में थे, तुम पे किसी ने अटैक किया था? तुम्हारा बेटा हमारे पुलिस स्टेशन में आया था मदद मांगने के लिए। जिसके जवाब में वो 50 साल का आदमी उठा और चलते चलते उस पुलिस ऑफिसर के पास आया और उसने कहा कि हाँ, हमें मदद चाहिए, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या मैं आपको खा सकता हूं? ये सुनते ही उस पुलिस वाले की होश उड़ गए और वो अपने कदम पीछे लेने लगा। उन दोनों पुलिस वालों ने उस बूढ़े आदमी के बर्ताव को सीरियसली नहीं लिया। उन्हें लगा कि ये शायद पागल है। वो दोनों वहाँ से जाने लगे। तभी अचानक से उन्हें एक अजीब सी गंदी बदबू आई और इतनी गंदी बदबू सूंघ के उन्हें लगा कि यहाँ कुछ ना कुछ अजीब है। उन्होंने अपनी गन्स लेके पूरे घर में तलाशी लेना शुरू किया और एक स्टोर रूम में जो उन्हें दिखा उसे देखकर उनकी हालत ख़राब हो गई। उन्होंने देखा कि ढेर सारी लाशें वहाँ पड़ी हुई हैं, कटी फुटी लाशें, कंकाल और एक का कटा हुआ सर वहाँ टंग रखा था। ये देखकर वो दोनों पुलिस वाले काफ़ी ज़्यादा घबरा गए और वो कटा हुआ सर देखकर उनमें से एक पुलिस वाले को याद आया कि ये वही आदमी था जो कि लापता था। इसका मतलब शहर में जितने लोग लापता हो रहे हैं वो सब यहाँ मर रहे हैं। उन्हें कोई अगवा कर कर यहाँ पर लेकर आ रहा है। तभी वहाँ पर टेलीफोन बजने की आवाज़ आई
और फिर एक पुलिस वाले ने उस टेलीफोन की आवाज़ को सुनते हुए कहा कि हम फंस गए हैं, हमें यहाँ से निकलना होगा। दूसरे पुलिस वाले को कुछ भी समझ नहीं आया और उसने पूछा कि आखिर क्या हो गया, हम इन्हें यहीं मार कर चलते हैं, इनका इनकाउंटर यहीं हो जाएगा। और ये कहते ही वो दूसरा पुलिस वाला बाहर निकल के उस बूढ़े आदमी पे फायरिंग कर देता है, लेकिन उस बूढ़े आदमी को एक खरोच भी नहीं आती। ये देखकर वो पुलिस वाला काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और पहला पुलिस वाला कहता है कि हम फंस गए हैं, हमें यहाँ पर फंसाया गया है। दूसरे पुलिस वाले को कुछ समझ नहीं आता और पुलिस वाला कहता है कि इनके घर का टेलीफोन काम कर रहा है, फिर भी इनका बेटा मदद मांगने के लिए हमारे पुलिस स्टेशन में आया और तुमने ध्यान नहीं दिया कि वो लड़का हमारे साथ इस घर में घुसा ही नहीं। और तभी अचानक से वो बूढ़ा आदमी एक अजीबोगरीब हंसी में हंसने लगता है और कहता है कि बिल्कुल सही कहा ऑफिसर। और हंसते हंसते वो बूढ़ा आदमी एक 8 फुट के हैवान में तब्दील हो जाता है। और ये देखकर वो दोनों पुलिस वाले हक्के बक्के रह जाते हैं, क्योंकि वो बूढ़ा आदमी बन गया था वेंडिगो। वो दोनों उस घर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो दरवाज़ा बंद होता है और वो खिड़की से बाहर झांक के देखते हैं तो वो जॉन नाम का लड़का घर के बाहर ही खड़ा था और उन दोनों पुलिस वालों को मरते हुए देख रहा था। हिमांशु और उसका दोस्त मुकेश जा रहे थे अपनी मंजिल की ओर। हिमांशु कार ड्राइव कर रहा था और मुकेश बगल वाली सीट पे बैठा हुआ था। वो दोनों एक सुनसान रास्ते से गुजर ही रहे थे, तभी अचानक से उन्हें एक आवाज सुनाई दी। और ये आवाज सुनते ही उनके कार के टायर फट गए और गाड़ी अचानक से बेकाबू हो गई और वहां पर एक पेड़ से जोरदार तरीके से टकरा गई। हिमांशु और मुकेश वहीं पर बेहोश हो गए और हिमांशु को तकरीबन 4 घंटे बाद होश आया और उसने देखा कि उसके सर से खून बह रहा है और मुकेश अभी भी बेहोश पड़ा है और उसके सर से भी खून बह रहा है। लेकिन तभी अचानक से हिमांशु की नज़र मुकेश के पैरों पे गई और वो देखकर उसकी हालत खराब हो गई। उसने देखा कि मुकेश का एक पैर गायब था। ये देखकर हिमांशु के मुंह से चीख निकल गई। और ये चीख की आवाज़ सुन के मुकेश भी होश में आ गया और उसने अपनी पैरों को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, उसकी आंखें चौड़ी की चौड़ी होती गई। वो दोनों पागलों की तरह चिल्लाने लगे और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। और चारों तरफ से एक आवाज़ गूंजने लगी। ये आवाज़ किसी जानवर की नहीं थी, यह आवाज़ किसी अलग ही चीज़ की थी जो कि खतरे का संकेत थी। हिमांशु को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने अपने आसपास देखा तो वो एक घने जंगल में थे। हिमांशु उस गाड़ी से उतरा और मदद के लिए इधर उधर देखने लगा, लेकिन किससे मदद मांगे? सुनसान पूरा जंगल है और सुनसान जंगल में वो कैसे पहुंचे, वो भी अपनी कार के साथ? उन्हें कुछ भी पता नहीं चल रहा था। मुकेश को बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था और वो चिल्लाए जा रहा था। हिमांशु ये सब देखकर और भी ज़्यादा घबरा रहा था और उसे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था। वो पागलों की तरह इधर उधर भाग रहा था कि कहीं से उसे मदद मिल जाए। वो भागता वो मुकेश के पास आया और बोला कि मुकेश भाई मेरे थोड़ा हिम्मत रख, मैं भी मदद लेके आऊँगा, मैं भी मदद लेके आऊँगा। तू हिम्मत मत हारियो, तू यहीं रह, तू यहीं रह, मैं आता हूँ, रुक जा। ये कहकर हिमांशु भागता हुआ इधर उधर देखने लगा कि आखिर वो है कहाँ पर। और
काफ़ी दूर भागने के बाद भी उसे दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आया, और उसे नज़र आया कुछ तो सिर्फ सुनसान अंधेरा जंगल। ये देखकर उसकी घबराहट और बढ़ रही थी और वो काफ़ी ज़्यादा थक रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि अगर उसने सही वक्त पर मदद नहीं पहुंचाई मुकेश के पास तो उसका दोस्त मारा जाएगा। और यही सोचकर हिमांशु का दिमाग और ख़राब हो रहा था। वो इधर उधर भाग रहा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अंधेरे सन्नाटे से भरे जंगल में आखिर किससे मदद मांगे। वो थक हार कर वापस से मुकेश के पास आ ही रहा था। उसे लगा कि वो मुकेश को उठाकर यहाँ से निकाल लेगा, लेकिन जैसे ही वो मुकेश के पास आ रहा था तो उसने दूर से ही देखा कि 2 बड़े बड़े 8 फुट के राक्षस, उनके शरीर पे बिल्कुल भी मांस नहीं था और उनके मुंह से खून बह रहा था। वो हिमांशु के दोस्त मुकेश को उठाकर वहाँ सर लेके जा रहे थे और उन हिमांशु की रूह कांप गई ये सब देखकर। और उसने देखा कि मुकेश के सर के आर पार एक तीर घुसा हुआ है। ये देखकर हिमांशु और भी ज़्यादा घबरा गया। उसके मुंह से चीख निकलने वाली थी, लेकिन उसने अपने मुंह को हाथ से बंद कर दिया, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो चीखा तो उन राक्षसों को पता चल जाएगा कि हिमांशु आसपास है। उसने देखा कि उन दोनों में से एक 8 फुट के राक्षस के हाथों में मुकेश का पैर था और वो उसी पैर को चबाता हुआ, खाता हुआ वहाँ से जा रहा था। वो दोनों मुकेश की लाश को लेकर वहाँ से जा रहे थे और हिमांशु वहीं पर रो रहा था, वो भी बिना आवाज़ किए। कुछ ही पल में क्या से क्या हो गया। उन दोनों के पास बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। उनके स्मार्टफोन्स एक्सीडेंट के क्रैश के कारण टूट गए थे बुरी तरह से, और अब हिमांशु अकेला बचा था। हिमांशु के सर से खून निकल रहा था और उसके सर में काफ़ी ज़ोरों से दर्द हो रहा था। ये सब देखकर हिमांशु का सर का दर्द और बढ़ गया था और फिर वो एक पेड़ पे जैसे तैसे चढ़ गया और वहीं पर एक सुरक्षित जगह पर आराम करने लगा। उसके माथे से खून बह रहा था। तभी अचानक से उसने एक आवाज़ सुनी। और वो समझ गया कि ये उन्हीं राक्षसों की आवाज़ है। और ये आवाज़ सुन के वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गया और चौकन्ना होके उसी पेड़ पे बैठ गया। तभी उसने देखा कि वो 8 फुट के राक्षस उसी के नीचे से गुजर रहे थे। हिमांशु खौफ से चीखना चाहता था, लेकिन मजबूरी के कारण वो चीख भी नहीं सकता था। वो वहाँ से गुजर ही रहे थे। तभी अचानक से हिमांशु के सर से बहता हुआ एक खून का बूंद उनमें से एक राक्षस के ऊपर गिर गया और उन राक्षसों ने तुरंत ऊपर देखा और उन्हें हिमांशु दिख गया। हिमांशु को देखते ही वो पागलों की तरह चिल्लाने लगे और उस पेड़ को हिलाने लगे। वो उस पेड़ पे नहीं चढ़ सकते थे, लेकिन वो उस पेड़ को काफ़ी ज़ोरों से हिला रहे थे। हिमांशु ये सब देखकर पागलों की तरह चिल्लाता हुआ घबरा रहा था, लेकिन उसे पता था कि अगर वो उस पेड़ से गिरा तो वो राक्षस उसे नहीं छोड़ेंगे, और इसी डर के कारण वो उस पेड़ को पकड़े रहता है। वो पेड़ काफ़ी ज़्यादा मजबूत था, जिसकी वजह से वो पेड़ टूटा नहीं और वो दोनों राक्षस हार मान के वहाँ से चले गए। हिमांशु खौफ के साए में पूरी रात वहीं पर उसी पेड़ पे बैठा रहा और इधर उधर देखता रहा कि कहीं वो राक्षस वापस ना आ जाए। जैसे तैसे उसने खौफ के साए में रात को गुजारा और सुबह होते ही उसने हिम्मत करके नीचे उतरा। उसने गाड़ियों की आवाज़ सुनी और वो आवाज़ सुनते ही वो पागलों की तरह उसी दिशा में भागने लगा जिस दिशा से उस गाड़ियों की आवाज़ आ रही थी। और वो भागता हुआ रोड पे आ गया और वहीं रोड पर एक गाड़ी के सामने आ गया। गाड़ी के ड्राइवर ने अचानक से ब्रेक मारा, लेकिन हल्की सी टक्कर हिमांशु को लग गई, जिसकी वजह से हिमांशु रोड पर गिर गया। और ड्राइवर उतर के तुरंत भागकर हिमांशु के पास आया और उसने हिमांशु को उठाकर अपनी गाड़ी में रखा और वहाँ से लेकर
हॉस्पिटल की ओर बढ़ गया। 20 दिन कोमा में रहने के बाद हिमांशु बाहर आ पाया और ठीक हो पाया। ठीक होने के बाद उसने ये सारी बातें पुलिस वालों को बताई और फिर पुलिस वालों ने वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा रिसर्च ऑपरेशन चलाया। पुलिस वालों को वहाँ पर कई गुफाएं मिली, लेकिन वो सारी गुफाएं खाली थी। जब वो उन गुफाओं में गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ ढेर सारे कंकाल पड़े थे। ये सब देखकर पुलिस वालों की भी रूह कांप गई। न जाने उन राक्षसों ने कितने लोगों की जान ली होगी। और सबसे भयानक बात तो ये है कि वो अब यहाँ नहीं है, और अगर वो यहाँ नहीं है तो वो कहीं और गए होंगे और अब वहाँ के लोगों की बारी है वेंडिगो की भूख मिटाने की। मोहित ने काफ़ी मेहनत के बाद एक नया घर खरीदा था और वो घर खरीदने में उसे अपनी सालों की मेहनत को लगाना पड़ा था। वो घर काफ़ी अच्छा था और मोहित उस घर में काफ़ी खुश भी था, लेकिन कुछ कमी थी तो वो पड़ोस की थी। उसके पड़ोस में एक घर था जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा पुराना और अजीब था। उस घर में एक बूढ़ा आदमी रहा करता था जो कि दिखने में थोड़ा अजीब था और उसे देखकर हर कोई डरता था। मोहित का एक बेटा था जिसका नाम था स्टीव। स्टीव की उम्र सिर्फ 8 साल थी और वो हमेशा बाहर खेलता रहता था। तभी अचानक से एक रात जब मोहित अपनी ऑफिस से घर आया तो उसने देखा कि स्टीव अभी भी बाहर खेल रहा है और उसे ये देखकर काफ़ी गुस्सा आया कि वो इतनी रात को खेल क्यों रहा है। मोहित को ये देखकर काफ़ी गुस्सा आया कि स्टीव इतनी रात को खेल क्यों रहा है। तभी उसने देखा कि स्टीव अचानक से चुपचाप खड़ा हो गया और एक टक लगा के एक दिशा में देखने लगा। मोहित को काफ़ी ज़्यादा अजीब लगा कि क्या हो गया। तभी उसने देखा उस घर की तरफ। वहाँ पर वो बूढ़ा आदमी खिड़की से एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ स्टीव को अपने पास बुला रहा था। ये देखकर मोहित को काफ़ी ज़्यादा अजीब लगा और वह बूढ़ा आदमी दिखने में इतना अजीब था कि स्टीव काफ़ी ज़्यादा घबरा गया और उसने अपनी बॉल को उठाया और भागकर घर में घुस गया। मोहित ये सब देख रहा था। वो उस बूढ़े आदमी की तरफ देखने लगा और उसने जब देखा तो वहाँ खिड़की पर कोई नहीं था। वो बूढ़ा आदमी दिखने में तो था ही अजीब, लेकिन अब उसके काम भी मोहित को अजीबो गरीब लग रहे थे। तभी अचानक से एक रात मोहित के घर का किसी ने डोरबेल बजाया और जब मोहित दरवाज़ा खोल के बाहर आया तो फिर उसने देखा कि एक पुलिस वाला वहाँ आ रखा है और पुलिस वाले ने मोहित से कहा कि सॉरी सर, मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा आपसे इतनी रात को डिस्टर्ब करने के लिए, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इस इलाके में बच्चे काफ़ी ज़्यादा गायब हो रहे हैं और अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है तो प्लीज़ उसका ख्याल रखिएगा। हम पता लगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे आखिर गायब कहाँ हो रहे हैं और हम इस मुसीबत का जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन निकाल लेंगे। मेरी बस रिक्वेस्ट है आपसे कि आप अपने बच्चों का ख्याल रखें। और वो पुलिस वाला ये बोलकर वहाँ से चला गया और मोहित ने स्टीव की तरफ देखा। स्टीव डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खा रहा था और मोहित के दिमाग में वही बूढ़ा आदमी आया जो कि स्टीव को काफ़ी अजीब व गरीब तरीके से अपने पास बुला रहा था। मोहित ये सब देखकर और सोच के काफ़ी ज़्यादा घबराने लगा और उसने स्टीव का घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। वो सिर्फ स्कूल आता जाता था और उसको लेने के लिए और उसको छोड़ने के लिए उसकी मॉम जाती थी साथ में। मोहित को फिर भी अपने बेटे की चिंता सताती थी और जब वो टीवी खोल के देखता था तो हर रोज़ एक ना एक बच्चे की गुम होने की रिपोर्ट उसके सामने होती थी जो कि और भी ज़्यादा डरा देती थी। मोहित एक रात अपने छत पर बाहर का नज़ारा देख रहा था और इन्हीं सब बातों के बारे में सोच रहा था कि अपने बेटे स्टीव को कैसे सेव किया जाए। तभी अचानक से उसने पड़ोस वाले घर में देखा जो कि काफ़ी ज़्यादा अजीब था। वो बूढ़ा आदमी अपने खिड़की पे लटक रहा था और वो हंस रहा था। ये देखकर मोहित काफ़ी ज़्यादा घबरा गया कि ये पागलों जैसी हरकतें क्यों कर रहा है बूढ़ा आदमी। और उस बूढ़े आदमी ने मोहित की तरफ देखा और हंसता हुआ उसने
अपने खिड़की से लटकते हुए हाथों को छोड़ दिया और सीधा नीचे जा गिरा। ये देखकर मोहित को तो पहले कुछ समझ ही नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा है। मोहित 2 मिनट तक पुत बन के खड़ा रहा, क्योंकि उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था कि आखिर करे तो करे क्या, ये सब हो क्या रहा है। तभी अचानक से उसने देखा कि वो बूढ़ा आदमी जहाँ गिरा था वहाँ है ही नहीं। वो बूढ़ा आदमी अपने गार्डन में घूम रहा है। ये देखकर मोहित और भी ज़्यादा घबरा गया। तभी अचानक से मोहित ने उस खिड़की में देखा तो उसे बच्चे दिखे जो कि काफ़ी बुरे हाल में थे। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गया और उसने पुलिस को बुलाया। पुलिस तुरंत वहाँ आ गई और उस पुराने से अजीब से दिखने वाले घर में घुस गई। उस घर में घुसते ही एक अजीब और गरीब बदबू हर किसी को परेशान कर रही थी। कुछ पुलिस वाले तो उल्टियाँ कर रहे थे, इतनी बुरी बदबू थी, जैसे न जाने कितनी गंदी चीज़ें यहाँ सड़ रही हो। पूरे घर में जांच करने के बाद उन्हें उसे बूढ़े आदमी की लाश मिली। उस बूढ़े आदमी की लाश थी वो, जो कि उसी के बेड पे पड़ी हुई थी। उस लाश से उसका सर अलग था और उसका सर बगल में रखा हुआ था, वो भी एक प्लेट में, और बाकी बॉडी की हाथ में एक चाकू था, जिसका मतलब उसी बूढ़े आदमी ने अपने सर को काट के अलग कर दिया था। ये सब इतनी घिनौने थे कि पुलिस वाले उल्टियों पे उल्टियाँ किए जा रहे थे और उन्हें बच्चों की रोने की आवाज़ सुनाई दी। और जब उन्होंने बेसमेंट को चेक किया तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चे थे और ये सारे बच्चे वही बच्चे थे जो कि लापता हो रहे थे। लेकिन कुछ बच्चे फिर भी गायब थे और जब उन बच्चों से पूछा गया कि वो बच्चे कहाँ हैं तो उन बच्चों ने बताया कि इस बूढ़े आदमी ने उन बच्चों को मार दिया और उनको खा गया। उस बूढ़े आदमी को पता चल गया था कि अब वो नहीं बचने वाला है और उसने अपनी जान खुद ही दे दी। लेकिन अगर वो बूढ़ा आदमी मर चुका है तो वो कौन था जो मोहित को दिखा था? मोहित ने अपने नए घर को बेच दिया क्योंकि अब वो वहाँ नहीं रह सकता था। वो पुराना सा अजीब सा घर जब भी उसे दिखाई देता तो मोहित के दिमाग में वही सब चीज़ें घूमने लगती, जिसकी वजह से उसने अपने नए घर को बेच दिया और कहीं और रहने लगा। और जब वहाँ नए लोग आए तो नए लोगों का कहना था कि उन्होंने एक बूढ़े आदमी को वहाँ घर में, उस अजीब से पुराने से दिखने वाले घर में घूमते हुए देखा है और वो दिखने में बहुत ही ज़्यादा अजीब है। अजय और सुरेश अपनी छुट्टियों को बिताने के लिए निकले थे, लेकिन उनके साथ कुछ ऐसा हो गया जिसे सोचने पे किसी की भी रूह कांप जाए। अजय और सुरेश अपनी कार में जा रहे थे, तभी अचानक से वही हुआ जो कि हर बुरी घटना घटने से पहले होता है। उनकी कार के टायर फट गए। अजय तुरंत बाहर निकला और उसने देखा कि वहाँ रोडों पे कील बिछा रखी थी। इसका मतलब किसी ने जानबूझ के उनकी गाड़ी को यहाँ रोका था। सुरेश गाड़ी के अंदर बैठा ही हुआ था, तभी उसने देखा कि एक बहुत ही तेज तर्रार तीर एक दिशा से आया और अजय के सर के आर पार घुस गया। ये देखकर सुरेश चीखने लगा और पागलों की तरह गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। इंजन तो स्टार्ट हो गया लेकिन गाड़ी के टायर फट गए थे, जिसकी वजह से गाड़ी ठीक से नहीं चल रही थी। और अब सुरेश काफ़ी ज़्यादा घबरा गया था। उसकी रगों में खून जम गया था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। अजय की लाश सुरेश के सामने पड़ी थी। सुरेश ये सब सह नहीं पाया और बेहोश हो गया। सुरेश की आंखें खुली तो वो अभी भी वहीं अपनी कार में था, लेकिन जैसे ही वो होश में आया तो उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगी और ये आवाज़ें सुन के उसे पता चल गया था कि अब वो बहुत ही बड़े खतरे में है। वो अपनी गाड़ी से उतरकर भाग ही रहा था, तभी अचानक से एक तीर आया और पैर के आर पार हो गया
वो वहीं पर चिल्लाने लगा और पागलों की तरह रोने लगा। काफ़ी देर तक वो वहीं पर पड़ा रहा और वो वहीं पर बेहोश हो गया। उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि वो एक जंगली इलाके में है और वो एक कबीले में है जहाँ पर सारे लोग काफ़ी ज़्यादा अजीब हैं। उसकी रूह तो तब कांपी जब उसने देखा कि उसका एक पैर गायब है। ये देखकर वो रोने लगा, लेकिन वो वहाँ पर पूरी तरह से कैद था। जैसे जैसे दिन बीते वहाँ के लोगों ने हाथ पैरों को काट काट के खाना शुरू कर दिया और अब उस आदमी के पास कुछ भी नहीं था। उसके दोनों पैर और हाथ काटे जा चुके थे और अब वो सिर्फ मौत का इंतज़ार कर रहा था कि इससे पहले मुझे मौत आ जाती तो ज़्यादा अच्छा होता। और वो दिन आ ही गया। वहाँ का एक वेंडिगो आया और वो उस आदमी को मारने ही वाला था। तभी अचानक से वहाँ धमाके की आवाज़ आई और वो उस आदमी ने देखा कि वहाँ पर कमांडोज आ गए हैं और उन्होंने एक एक करके वहाँ के सारे लोगों को मौत के घाट उतार दिया। और जब कमांडोज ने उस आदमी को इस हाल में देखा तो उनकी आंखों में भी आंसू आ गए और फिर उस आदमी को तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया गया। लेकिन अब उसकी पूरी जिंदगी बेकार थी। थॉमस ने हाल ही में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया था। उसे ये काम काफ़ी मेहनत के बाद मिला था। तभी अचानक से एक रोज़ उसे खबर मिलती है कि उसके जंगल वाले इलाके में इंसान गायब हो रहे हैं और ये सब कहाँ जा रहे हैं किसी को कुछ पता नहीं है। थॉमस के पास कई सारी फ़ोटोज़ आई थी और ये सारी फ़ोटोज़ उन्हीं लोगों की थी जो कि वहाँ से मिसिंग थे। थॉमस ने इस बात को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया और रात के वक्त अपनी गले के फॉरेस्ट की तरफ चल पड़ा। थॉमस धीरे धीरे उस जंगल में अपने कदम बढ़ा ही रहा था, तभी अचानक से उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। थॉमस को तुरंत पता चल जाता है कि ये आवाज़ किसी जानवर की तो नहीं हो सकती। वो उस आवाज़ का पीछा करता है और वो उस आवाज़ का पीछा करते करते एक झोपड़ी में पहुंच जाता है और वो उस झोपड़ी का हाल देख के काफ़ी ज़्यादा सहम जाता है। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता कि ये झोपड़ी उसी के इलाके के जंगल में है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में से किसी को भी इस बारे में पता नहीं है। उस झोपड़ी के आसपास खून बिखरा हुआ था। ये सब देख के थॉमस काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाता है। थॉमस समझ जाता है कि ये किसी ना किसी आदमखोर का ही काम है, क्योंकि जानवर कभी झोपड़ी बना के तो रहता नहीं है। वो उस झोपड़ी में एंटर करने से पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कॉल कर देता है और कहता है कि हेलो, मैं थॉमस बोल रहा हूँ। मैंने एक अनजान झोपड़ी को अपने इस इलाके में देखा है और मैं आपको लोकेशन सेंड कर रहा हूँ। इस झोपड़ी के बाहर ढेर सारा खून बिखरा हुआ है और उस झोपड़ी में से काफ़ी ज़्यादा गंदी बदबू भी आ रही है। मुझे शक है कि जितने भी लोग लापता हुए हैं उसका और इस झोपड़ी का कोई ना कोई कनेक्शन है। मैं चाहता हूँ कि आप सब ऑफिसर्स भेजें। थॉमस उस झोपड़ी में घुस जाता है और वहाँ का हाल देख के वहीं उल्टी करने लगता है, क्योंकि उस झोपड़ी में कई सारी लाशें थी। उन लाशों को इतनी बुरी तरह से चीरा फाड़ा गया था कि उन्हें पहचानना मुश्किल हो रहा था। उनकी बदबू से थॉमस का दम घुटने लगता है, लेकिन वो जैसे तैसे अपने आप को संभालता है। हर तरफ इंसानों के कंकाल पड़े हुए थे और सड़ी हुई लाशें। तभी अचानक से थॉमस का पैर किसी चीज़ में उलझ जाता है और वो गिर जाता है और वो देखता है कि फर्श पे एक औरत का सर कटा हुआ है। और फिर थॉमस को याद आता है कि इस औरत की भी फ़ोटो उसके पास आई थी जब वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में था। ये सब देख के थॉमस काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, क्योंकि उसे पता था ये सब कोई आम इंसान नहीं कर सकता। तभी अचानक से उसे किसी के कदमों की आवाज़ आती है और वो काफ़ी ज़्यादा सहम जाता है। उसके पास बंदूक थी, लेकिन वो फिर भी घबरा रहा था, क्योंकि उसे पता है कि ये सब करने वाला कोई आम इंसान नहीं हो सकता। कदमों की आवाज़ सुन के थॉमस तुरंत उस झोपड़ी से बाहर निकल जाता है और एक पेड़ के पीछे छुप जाता है और फिर इंतज़ार करता है उस राक्षस, उस हैवान के आने का जो भी इस काम को कर रहा था। वो देखता है कि एक पतला सा आदमी जिसके शरीर पे मांस की कमी थी, उसके मुंह से खून बह रहा था और वो अपने कदम धीरे धीरे बढ़ाता हुआ उस झोपड़ी में घुस जाता है।
थॉमस सोचता है कि ये पतला दुबला आदमी कुछ भी नहीं कर पाएगा और थॉमस उसे तुरंत शूट कर देता है। और यही थॉमस की सबसे बड़ी गलती होती है। उसने अपने ऑफिसर्स के आने का इंतज़ार नहीं किया और अंधाधुंध फायरिंग कर दी उस हैवान पे। थॉमस देखता है कि उसकी एक भी गोली का असर उस आदमी पे नहीं हुआ। और जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स वहाँ पहुँचे तो वहाँ का नज़ारा देख के उनका भी दिल दहल गया। उन्होंने देखा कि वो पूरी झोपड़ी खून से लाल थी और उस झोपड़ी के एंट्रेंस पे थॉमस का कटा हुआ सर लटक रहा था और धड़ ज़मीन पे पड़ा हुआ था, जिसके ऊपर थोड़ा भी मांस नहीं बचा था। तो ये कहानी थी वेंडिगो की। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो बढ़ते हैं अगली कहानी की तरफ। मार्क एक गरीब लड़का था जिसके फादर की तबीयत हमेशा ख़राब रहती थी और उनके इलाज के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ती थी, जिसके लिए मार्क काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता था, लेकिन फिर भी उसके खर्चे पूरे नहीं होते थे। मार्क गरीबी से काफ़ी दिनों से लड़ रहा था। तभी अचानक से एक दिन डॉक्टर ने कहा कि उसके फादर को अब ऑपरेशन की ज़रूरत है, जिसके लिए बहुत ही ज़्यादा रुपए चाहिए। मार्क वैसे ही पैसों की तंगी से काफ़ी ज़्यादा जूझ रहा था। अब ये ऑपरेशन का खर्चा सुन के उसका दिमाग चकरा गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। एक दिन वो ऐसे ही उदास बैठा हुआ था, तभी अचानक से उसकी नज़र अखबार में पड़ी और उस अखबार में एक हेडलाइन थी और वो हेडलाइन थी एक कंपटीशन के बारे में, जिसमें 5 लोगों को एक जंगल में जाना था और 5 दिन सरवाइव करना था। जो 5 दिन सरवाइव कर जाएगा उसे $1,00,000 इनाम के रूप में मिलेंगे। मार्क का दिमाग काम करना वैसे ही बंद कर चुका था और उसने इसी रास्ते को सही समझा। उसने नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट किया और उसने पाया कि अभी भी एक जगह खाली है और मार्क ने हाँ कर दिया। बताई हुई जगह पे मार्क पहुंचा और उसके साथ 4 लोग और भी थे। उन 5 को एक ऐसे जंगल में ले जाया गया जो कि काफ़ी ज़्यादा दिखने में ख़तरनाक था। उन 5 को एक एक गैजेट दिया गया और कहा कि जिसको भी क्विट करना है इससे हमसे कांटेक्ट करके हमें बता दे, हम बंदे भेज देंगे। उस कंपटीशन करवाने वाले की टीम वहाँ से चली गई और उन 5 को जंगल में अकेला छोड़ दिया। मार्क इधर उधर घूमता रहा, रहने के लिए एक छोटा सा घर बनाने के लिए लकड़ियाँ ढूंढने लगा। तभी उन 5 में से एक आदमी ने कहा कि हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था, जिसके जवाब में बाकी 4 ने पूछा कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। जिसके जवाब में उस आदमी ने कहा कि मैंने सुना है कि ये जंगल वेंडिगो का घर है। वेंडिगो एक ऐसा अर्बन लेजेंड जिसका सामना जिससे भी हुआ वो आज तक बच नहीं पाया। वेंडिगो एक ऐसा आदमखोर जो कि इंसान को अपने सामने देखते ही भूख से पागल हो जाता है और उसे बड़ी बुरी मौत मारता है। ये सब सुन के बाकी लोगों को हंसी आने लगी और उन्होंने इस बात को इग्नोर किया। वो सब एक बॉनफायर लगा के वहीं पे सोने लगे। मार्क वहाँ पे लेटे लेटे अपने पापा के बारे में सोच ही रहा था। तभी अचानक से उसे नींद आ गई और वो भी सो गया। रात के तकरीबन 2 बजे उसने आँख खोली और देखा कि 5 लोगों में से 3 लोग वहाँ से गायब हैं। ये सब देख के वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गया और जो दूसरा बंदा बचा था वो उसे जगाता है और कहता है कि बाकी के 3 लोग कहाँ गए। जिसके जवाब में वो बंदा कहता है कि मुझे नहीं पता। ये सब सुन के मार्क काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और उस गैजेट से उस टीम को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है और उसे पता चलता है कि उसे पागल बनाया गया। उसे ही नहीं बल्कि उन 5 लोगों को पागल बनाया गया, क्योंकि वो गैजेट ख़राब थे। वो सिर्फ डमीज़ थे जिनकी सिर्फ डिस्प्ले काम करती थी, असल में वो काम नहीं करते थे और उन्हें पता चल जाता है कि उनके साथ मौत का खेल खेला जा रहा है। मार्क उठता है और हाथ में एक धारदार हथियार लेके उन 3 लोगों की तलाश में निकल पड़ता है और उसके पीछे वो आखिरी बंदा भी चल देता है। और थोड़ी ही दूर जाते हुए मार्क देखता है कि जंगल में ताज़ा ताज़ा खून बिखरा हुआ है। ये देख के वो थोड़ा सहम सा जाता है और उसे पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वो अपने पीछे वाले आदमी को सावधान रहने के लिए कहता है, लेकिन पीछे से कोई जवाब नहीं आता। मार्क घबरा के पीछे मुड़ता है और वो देखता है कि वहाँ पे वो आदमी है ही नहीं। वो उस आदमी की तलाश में आसपास देखने लगता है, लेकिन वो आदमी उसे नहीं मिलता
और अचानक से उसी आदमी के लाश के टुकड़े मार्क के ऊपर गिरते हैं और वो ये सब देख के काफ़ी ज़्यादा सहम जाता है। मार्क उस आदमी की चेस्ट पे देखता है तो उस पे कुछ लिखा हुआ था और वो लिखा था मार्क इतना ज़्यादा घबरा जाता है कि वो पागलों की तरह भागने लगता है और अचानक से एक नदी में गिर जाता है। वो नदी से ऊपर आ ही रहा होता है, तभी अचानक से उसे किसी के कदमों की आवाज़ आती है और वो वापस से पानी में छुप जाता है और वो देखता है कि एक 8 फुट का राक्षस जैसा दिखने वाला जीव, जिसके शरीर पे मांस बहुत ही ज़्यादा कम था, उसके मुंह से खून टपक रहा था, वो अपने कंधों पे उन्हीं 4 लोगों की लाशों को ढोता हुआ एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहा था। ये इतना भयानक मंजर था कि मार्क समझ ही नहीं पा रहा था कि करे तो करे क्या आखिर। मार्क को पता चल गया था क्विट करने का ऑप्शन इस गेम में था ही नहीं और इन लोगों के साथ धोखा हुआ था, जिसकी वजह से 4 लोगों की जान जा चुकी थी। अब बचा तो सिर्फ अकेला मार्क। उसे पता था कि अगर वो मारा गया तो उसके पापा की जान नहीं बचेगी। उसे अपने लिए नहीं तो अपने पापा के लिए सरवाइव करना था और इसी जोश के साथ वो धीरे धीरे उसके जाने के बाद नदी से बाहर निकलता है और एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। वो पूरी रात सोता नहीं है और आसपास नज़र रखे रहता है कहीं वेंडिगो तो नहीं आ गया। और सूरज निकलने के बाद हिम्मत करके वो उस पेड़ से नीचे उतरा और आसपास का मुआयना लेने लगा। कुछ पेड़ों पे उसे फल मिल गए जिन्हें खाकर उसने अपना पेट भरा और नदी का पानी उसने उबाल उबाल के पिया। जंगल में घूमते हुए उसने कई कंकाल देखे और सारे कंकाल इंसानों के थे जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा भयानक थे। उसने उस जंगल में ऐसे करके 4 दिन बिताए, पेड़ों पे रात बिताई और दिन में 2-3 घंटे सो के पेड़ों पे अपना गुजारा किया। आखिरकार 5वें दिन वो टीम वहाँ पहुँची और उन्हें मार्क बहुत बुरी हालत में मिला। मार्क उस पूरी टीम को देख के इतना ज़्यादा गुस्से में आ गया था कि उसका मन कर रहा था कि वो उन सब का कत्ल कर दे, लेकिन वो अपने आपे को खोता नहीं है और वो बोट में बैठ जाता है जिसमें वो सारी टीम आई थी। वो बोट स्टार्ट करते हैं लेकिन बोट स्टार्ट नहीं होती और वो सारी टीम के मेंबर उस बोट को स्टार्ट करने में लग जाते हैं। बोट स्टार्ट नहीं होती और उसे स्टार्ट करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाता है, जिसकी वजह से शाम हो जाती है और शाम होने के साथ साथ मार्क का खौफ भी बढ़ता जाता है। वो कहता है कि जल्दी से जल्दी इस बोट को स्टार्ट करो और निकलो यहाँ से। मार्क काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ था क्योंकि उसने यहाँ की दहशत को महसूस किया था कि वेंडिगो आखिर होता क्या है। उस टीम के मेंबर उस जंगल में घूमने लगते हैं और शाम होने के बाद अचानक से वही आवाज़ आती है। मार्क समझ जाता है कि वो हैवान आ चुका है, वेंडिगो वापस आ चुका है और वेंडिगो उस जंगल से बाहर निकलता है कि मेंबर्स को कच्चा चबा जाता है। मार्क ये सब देख के काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और बोट को स्टार्ट करता है और जैसे भगवान उसी के साथ था और बोट स्टार्ट हो जाती है और वो वहाँ से निकल जाता है। जो इस कंपटीशन को करवा रहा था वो आदमी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है क्योंकि उसके पूरे टीम मेंबर्स मारे गए थे और वो प्राइज़ मनी देने से मना कर देता है और फिर मार्क धमकी देता है कि अगर वो प्राइज़ मनी नहीं देगा तो वो पुलिस को बता देगा सब कुछ कि कैसे उसने 4 लोगों की जान ली और इस धमकी की वजह से उस आदमी को सारा प्राइज़ मनी देना पड़ता है। और इस बार मार्क असली दिमाग लगाता है। प्राइज़ मनी लेने के बाद वो पुलिस को सच सच बता देता है, जिसकी वजह से उस आदमी को उम्र कैद की सज़ा होती है और मार्क उन पैसों से जो कि प्राइज़ मनी थे उससे अपने पापा का इलाज करवाता है और एक अच्छी ज़िंदगी जीने लगता है। तो ये कुछ डरावनी कहानियाँ थी वेंडिगो की। मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्टोरीज पसंद आई होगी। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि आपको ऐसी ही डरावनी कहानियाँ सुनने को मिलती रहें। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरा नाम सागर शुक्ला है।
ये बात है उस वक्त की जब मैं सिर्फ 10 साल का था, और 10 साल की उम्र में मैंने कुछ ऐसा देख लिया था जिसे देखने के बाद मैं आज तक उस लम्हे को याद करता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। मुझे समझ ही नहीं आता कि आखिर वो सब था तो था क्या। मेरी समझ के परे थी ये चीज़ जो घटी थी मेरे साथ 10 साल की उम्र में। मैं एक किसान का बेटा हूँ जो कि कई सालों पहले अपने बचपन में अपने गांव में रहा करता था। मेरे पापा एक किसान थे और किसानी से ही हमारा गुजारा चलता था। एक बार की बात है जब फसल कटाई का समय चल रहा था और फसलों को जानवर बर्बाद ना कर दें इसलिए सारे गांव वाले अपने अपने खेत में निगरानी करते थे, और जोश जोश में मैं भी अपने पापा के साथ खेत में आ गया था और खेत में रात बिताने के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था। मुझे लग रहा था कि काफ़ी मज़ा आएगा। उस टाइम मैं बच्चा था, मुझ में अकल नहीं, मुझे वो छोटी सी चीज़ भी एक्साइटेड लग रही थी। मैं अपने पापा के साथ सोया हुआ था और रात के 2 बजे अचानक से मेरी आंखें खुली। मेरे को टॉयलेट करना था लेकिन वहाँ आसपास कोई भी टॉयलेट करने की जगह नहीं थी, और जैसे तैसे पहले तो मैंने कंट्रोल किया, लेकिन जब मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ तो फिर मैं एक झाड़ी में चला गया और वहाँ टॉयलेट करके आ ही रहा था। तभी अचानक से कुछ आवाज़ें मेरे कानों में दस्तक देती हैं। मुझे लगा कि ये मेरा वहम है, इसलिए मैं तुरंत पापा के पास आके फिर से सो गया। लेकिन फिर से मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई हमारे आसपास है और मेरा दिमाग ख़राब होने लगा। मुझे थोड़ा बहुत डर लग रहा था। मैंने अपने पापा को उठाया और ये सारी बातें बताई। मेरे पापा को लगा कि मुझे वहम हो रहा है, इसलिए मेरे पापा ने मुझे चुप रहने के लिए कहा और सो जाने के लिए कहा। लेकिन मुझे पता था कि ये सब सिर्फ एक वहम नहीं हो सकता, क्योंकि जैसी चीज़ें घट रही हैं वो किसी खतरनाक अनहोनी की तरफ इशारा कर रही थी। वो आवाज़ और भी कई चीज़ें। मैं देख रहा था कि आसपास का वातावरण बदल रहा है। एक मामूली रात एक डरावनी रात में तब्दील हो रही है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन इतना ज़रूर समझ आ रहा था कि कुछ ना कुछ गलत होने वाला है। तभी अचानक से मैंने ध्यान दिया कि एक तेज़ी से भागता हुआ कुछ, जिसके मुंह में कुछ इंसानी शरीर जैसा था, वो मेरी आंखों के सामने से गुजरा, और वो इतना ज़्यादा तेज़ था कि मैं उसे ठीक से देख भी नहीं पाया था। मुझे कुछ समझ आए इससे पहले ही वो कहीं गायब सा हो गया। उसकी रफ्तार इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीता दौड़ रहा हो अपनी पूरी रफ्तार के साथ। वो मेरी आंखों से देखता ही देखते ओझल हो गया। लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता था कि उसके मुंह में कुछ खतरनाक था। वो किसी इंसान की बॉडी की तरह लग रहा था, लेकिन मुझे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी तेज़ी से कोई जीव कैसे भाग सकता है। पहले तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, और एक बार के लिए मेरे दिमाग ने तो मुझे ये बोल दिया कि शायद ये मेरा वहम है, क्योंकि वो मेरी आंखों के सामने से इतनी तेज़ी से निकला था। एक बार के लिए तो मुझे ऐसा लगा कि शायद ये वहम है, क्योंकि इतनी तेज़ी से आखिर भला क्या चीज़ आ सकती है। अगर चीते की ही बात करें तो वो 110 किलोमीटर पर आवर से भाग सकता है, लेकिन वो चीज़ इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि मेरी आंखों के सामने से ऐसे गई जैसे कोई स्पोर्ट्स कार अपनी पूरी रफ्तार पे हो। मैंने जैसे तैसे रात गुजारी। मुझे डर तो लग रहा था, लेकिन मैं कर भी क्या सकता था। मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर अचानक से मेरी आंखें लगने लगी। था तो मैं बच्चा ही, मुझे नींद आ गई और मैं सो गया। सुबह मेरी आंखें खुली और मैंने देखा मेरे पापा मेरे बगल में नहीं है, और मैंने आसपास देखा और अपने पापा को आवाज़ लगाई। मेरे पापा दौड़ते हुए आए और उन्होंने मुझसे घर जाने के लिए कहा। पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि इतनी सुबह सुबह हो क्या गया। मेरे पापा मुझे इतनी सुबह सुबह घर इतनी जल्दी क्यों भेज रहे हैं। मैंने अपने पापा से पूछा, पापा आखिर बात क्या है, आप मुझे इतनी जल्दी घर क्यों भेज रहे हैं। जिसके जवाब में मेरे पापा ने कुछ नहीं कहा, और उन्होंने कहा कि बच्चों को बड़ों के मामले में नहीं पड़ना चाहिए। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम सिर्फ अभी घर जाओ और मैं थोड़ी देर बाद वहाँ पर आऊँगा। मुझे कुछ भी समझ नहीं आया और मैं घर लौट आया। मैंने मम्मी को ये सारी बातें बताई। मेरी मम्मी को लगा कि मैंने कोई डरावना सपना देखा है, इसलिए उन्होंने मुझे कहा कि चुप हो जाओ, ये सब सिर्फ एक डरावना सपना था।
वो चीज़ सिर्फ तुम्हारा वहम थी, इसलिए उस बारे में ज़्यादा मत सोचो। सिर्फ इस बारे में सोचो कि तुम्हें पढ़ाई कैसे करनी है आगे, और फालतू चीज़ों में दिमाग मत लगाओ। मेरे को काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा था कि कोई मेरी बातों पे यकीन करने के लिए राज़ी ही नहीं था। ना ही मेरे पापा ने मुझे कुछ बताया था कि उन्होंने मुझे इतनी सुबह सुबह घर क्यों भेज दिया। फिर मैंने अपनी मम्मी से पूछा। मेरी मम्मी को भी इस बारे में कुछ नहीं पता था। फिर अचानक से शाम के वक्त जब मेरे पापा खाना खा के सो गए थे और मैं खाना खा रहा था, तब मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि आज से तुम खेत में नहीं जाओगे रात के वक्त। मुझे लगा कि आखिर क्या हो गया। मेरी मम्मी ने आज तक तो मुझे खेत में जाने के लिए मना नहीं किया, लेकिन आज अचानक से मेरी मम्मी मुझे मना क्यों कर रही। फिर मेरी मम्मी ने बताया कि जब तुम और तुम्हारे पापा अपने खेत की रखवाली कर रहे थे तो बाकी लोग भी अपने खेतों की रखवाली कर रहे थे, लेकिन उनमें से एक आदमी गायब हो गया है। उसका कोई भी पता नहीं चला है कि वो आखिर गया तो गया कहाँ। गांव वालों का मानना है कि कोई जंगली जानवर गांव में घुस आया है और रात के वक्त शिकार कर रहा है, इसलिए तुम बिल्कुल भी गलती से भी उस तरफ मत जाना। मैं तो कहती हूँ कि तुम घर से बाहर कदम ही मत रखना, क्योंकि जंगली जानवरों का कोई भरोसा नहीं है। मुझे ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आई कि आखिर एक जिंदा आदमी गायब हो गया, उसे कोई उठा के ले गया इतने सारे लोगों के बीच में, क्योंकि वहाँ ढेर सारे खेत थे और हर खेत में कोई ना कोई सोया हुआ था, लेकिन उसके बीच में से एक आदमी को कोई उठा कर ले जाएगा और किसी को पता नहीं चलेगा। ऐसा कैसे हो सकता है? ये बात मेरे दिमाग के ऊपर से जा रही थी। फिर शाम के वक्त मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए जा रहा था। तभी मैंने देखा कि मैं और मेरे दोस्त जहाँ पर खेलते हैं वहाँ पर भीड़ जमाव रखी है और वो लोग आपस में कुछ ना कुछ बातें करे जा रहे हैं। मैंने अपने दोस्तों का मुंह देखा और उन्होंने मेरा देखा। हम सब एक दूसरे से सिर्फ एक ही सवाल पूछना चाहते थे और हम बिना बोले ही आपस में एक दूसरे की बात समझ गए और हमने एक दूसरे को ही नाम में इशारा किया। इसका मतलब किसी को भी नहीं पता चला था कि भीड़ यहाँ पर क्यों इकट्ठा है। हम सारे वहाँ गए और वहाँ एक बूढ़े आदमी ने हमें वहाँ से भगा दिया। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मेरे दोस्त ने एक प्लान बनाया और उसने कहा कि हम सब पेड़ों पे चढ़ के देख लेते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है, और ये आइडिया मुझे बहुत पसंद आया। मेरे सारे दोस्त एक पेड़ पे चढ़ गए और वही मेरी बहुत बड़ी गलती थी। मैं जैसे ही पेड़ पे चढ़ा और जो मैंने देखा उसे देखकर मेरी हालत ख़राब हो गई और मैं उल्टियाँ करने लगा। मैंने देखा कि जहाँ भीड़ इकट्ठा है उसके बीच में एक लाश पड़ी हुई है और उस लाश से काफ़ी ज़्यादा गंदी बदबू आ रही थी। उस लाश में कीड़े पड़ चुके थे। उस लाश को किसी जंगली जीव ने खा रखा था। आधा मांस उस शरीर पे से गायब था और हड्डियां दिख रही थी। ये इतना ज़्यादा घिनौना था कि मैं शब्दों में बयान ही नहीं कर सकता कि वो सब था तो था क्या। अब मुझे अपनी आंखों पे पूरा यकीन हो गया था, क्योंकि उस काले साई के मुंह में भी मैंने एक ऐसे ही इंसानी की लाश जैसा कुछ देखा था। अब मुझे यही लग रहा था कि ये वही लाश है जिसको वो जंगली जानवर उसको अपने मुंह में दबा के एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहा था। लेकिन इतना तेज कोई जानवर कैसे हो सकता है, और किसी जानवर के पास इतना दिमाग कैसे हो सकता है? वो एक आदमी को उठा कर ले गया और बाकी लोगों को पता भी नहीं चल पाया। इसका मतलब यही था कि उसने ये सब काम दिमाग से किया था। लेकिन जंगली जानवरों के पास भला इतना दिमाग कहाँ से आ गया? जंगली जानवर तो किसी पे भी हमला कर देते हैं, हर किसी पे हमला कर देते हैं। लेकिन उसे पता कैसे चला कि अगर वो गांव वालों के नज़रों में आ गया तो उसका बचना मुश्किल हो जाएगा? ये सारी चीज़ें एक ही तरफ इशारा कर रही थी कि वो जंगली होने के साथ साथ समझदार भी था। उसने ये सब काफ़ी चालाकी से और सफाई से किया था, तभी किसी को कानों कान खबर नहीं हुई थी। और वो मुझे हल्का सा ही दिखा था, लेकिन वो मुझे इतना हल्का सा दिखा कि मैंने उसको अपना भ्रम मान लिया। लेकिन अब उसका होने का सबूत मेरी आंखों के सामने था। तुरंत एक वन विभाग वालों को बुलाया गया। उन्होंने पूरे गांव को छान मारा, लेकिन उन्हें कोई भी जंगली जानवर नहीं मिला। कई दिनों तक उनकी रिसर्च ऑपरेशन चली, लेकिन ऐसा कोई भी जंगली जानवर उन्हें पूरे गांव में नहीं मिला। और ये बात और भी ज़्यादा डराने वाली थी, क्योंकि अगर वो
जंगली जानवर गांव में नहीं है तो कहाँ चला गया? कहीं वो किसी दूसरे रिहायशी इलाके में तो नहीं चला गया जहां और लोगों को उससे खतरा हो? इंटरनेट के दौर में मेरे में एक काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट जाग रही थी उस चीज़ के बारे में जानने के लिए। इसलिए मैंने इंटरनेट पर रिसर्च की कि ऐसा कौन सा जीव है जो इतनी तेज़ी से भाग सकता है, वो भी अपने मुंह में 60 से 70 किलो के आदमी की लाश को लेकर। ऐसा कोई भी जानवर मुझे नहीं मिला, लेकिन एक चीज़ ज़रूर मुझे पता चली और वो थी अर्बन लेजेंड वेंडिगो के बारे में। वेंडिगो एक ऐसा जीव जो कि किसी इंसान को ढूंढ के पॉजेस करता है और उसके पोजीशन में आया हुआ इंसान आदमखोर हो जाता है। उसे इंसानी मांस की सिर्फ भूख लगती है। उसे 24 घंटे सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए होती है, वो होती है इंसानी मांस। लेकिन अर्बन लेजेंड्स पे क्या भरोसा किया जा सकता है? इस बारे में भी मुझे काफ़ी ज़्यादा सवाल उठ रहे थे मेरे मन में। फिर मैंने और रिसर्च की और फिर मुझे पता चला कि वेंडिगो सच में हो सकते हैं, क्योंकि कई ऐसे जंगल हैं जहाँ पर ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि इंसानी मांस को खाने के शौकीन होते हैं और वो किसी बाहरी इंसान को अपने इलाके में देखकर उसे अपना शिकार बना लेते हैं और ऐसे ही लोग बन जाते हैं वेंडिगो। कई सालों तक जांच चली, लेकिन उस आदमी के हत्यारे को कोई भी नहीं पकड़ पाया और आखिरकार कोई सबूत ना मिलने की वजह से उस केस को क्लोज कर दिया गया। लेकिन आज भी सवाल उठते हैं उस किसान की मौत पर कि आखिर उसे किसने मारा। कोई इंसान तो उसे मार नहीं सकता और मेरी बात पे किसी को यकीन था नहीं, क्योंकि जो मैं बता रहा था वो अगर कोई महसूस करे तभी उस पर यकीन कर सकता है। तो बिना महसूस करे तो सबको यही लगता कि मैं सिर्फ एक वहम की बातें बता रहा हूँ। लेकिन आज भी मैं उस खतरनाक रात के बारे में याद करता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है और मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात चलती रहती है कि कहीं वो तेज तर्रार जीव या तो कहो एक आदमखोर दानव, कहीं वो वेंडिगो तो नहीं था और क्या वो वापस आएगा हमारे गांव में और शिकार बनाएगा किसी और को, और नहीं आएगा तो आखिर वो गया कहाँ? आखिर कहाँ वो अपनी भूख को मिटा रहा है? कहाँ वो मासूम लोगों की जान ले रहा है? ये सवाल आज भी मेरे दिल और दिमाग में उठते हैं, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैं तो सिर्फ दुआ करता हूँ कि उस वेंडिगो, उस आदमखोर वेंडिगो की जाल में कोई भी ना फंसे और उसका शिकार कोई भी ना बने। मेरा नाम चार्ली है, पेशे से मैं एक न्यूज़ रिपोर्टर हूँ। मेरे बॉस द्वारा मुझे एक बात बताई गई कि अमेरिका के एक छोटे से गांव में एक ऐसी घटना घट रही है जो कि हर किसी का दिमाग हिला दे रही है। उस छोटे से गांव में रोज़ एक ना एक इंसान की मौत हो रही है और वो इंसान कहाँ जा रहा है किसी को कुछ भी पता नहीं लग पा रहा है। कई सारी पुलिस टीम्स वहाँ पहुँच चुकी है और अपनी अपनी तरह से जांच कर रही है, लेकिन उनके हाथ में कुछ भी नहीं आ रहा। और ये सब काफ़ी ज़्यादा घबराने वाली बात है, क्योंकि इतनी सारी इंटेलिजेंस टीम वहाँ पर पड़ी हुई है लेकिन उनका काम वहाँ बेकार जा रहा है। वो इंसानों की मौत की वजह ही नहीं पता लगा पा रहे हैं, और वजह तो छोड़ो, आखिर वो जा कहाँ रहे हैं वो यही पता नहीं लगा पा रहे हैं। पहले तो मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लगने लगा कि ऐसी खतरनाक जगह पे मुझे क्यों भेजा जा रहा है। मैं तो सिर्फ एक सीधा सादा सा न्यूज़ रिपोर्टर हूँ जिसका काम है सिर्फ लोगों को न्यूज़ बताना। फिर मेरे बॉस ने मुझे बताया कि मुझे वहाँ पर जाना पड़ेगा और साथ ही साथ वहाँ की पुलिस टीम के साथ रहना पड़ेगा और पता लगाना पड़ेगा कि आखिर वहाँ पर ये सब हो कैसे रहा है, और पूरी दुनिया को भी दिखाना पड़ेगा कि इन सब मौतों के पीछे आखिर है कौन। वैसे तो मुझे ये काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी लग रही थी और ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक भी हो सकती थी। पुलिस वालों के साथ रहकर मुझे पता लगाना था कि आखिर ये सब कर कौन रहा है। मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए मैं पहुंच गया उस गांव में। वहाँ के गांव वाले दिल के तो काफ़ी अच्छे थे, उन्होंने मेरा स्वागत किया और मेरे साथ एक और टीम गई थी पुलिस की, उनका भी अच्छी तरह स्वागत किया गया। फिर पुलिस वालों ने मुझे सारी डिटेल्स दी कि कैसे कैसे गांव के लोग गायब हो रहे हैं।
उन्होंने मुझे गांव के गायब हुए लोगों की तस्वीरें भी दिखाई जो कि कई दिनों से, कई महीनों से लापता है। और उन फोटोज़ की इतनी सारी ढेर लग चुकी थी कि पूछो ही मत। जैसा मेरे बॉस ने बताया था कि कुछ ही लोग गायब हुए हैं, वो बिल्कुल झूठ था, बल्कि हकीकत तो ये थी कि काफ़ी ज़्यादा लोग गायब हुए थे और वो कहाँ गए थे उन्हें कुछ भी पता नहीं चल रहा था। गवर्नमेंट ने सिर्फ कुछ लोगों का नाम ही हमें बताया ताकि बाहरी दुनिया को पता ना लग पाए कि एक गांव में इतने सारे लोग गायब हो रहे हैं, वरना प्रोटेस्ट चालू हो जाते और सरकार पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बनने लगता उस हत्यारे को पकड़ने का। इसलिए कोई भी पैनिक सिचुएशन क्रिएट ना हो, इसलिए गवर्नमेंट सिर्फ यही बता रही थी कि कुछ ही लोग गायब हुए। लेकिन वहाँ पर रिपोर्ट और फोटोज़ देखने के बाद मुझे पता चल रहा था कि आखिर कितने लोग गायब हो रहे हैं। इतने ज़्यादा लोग गायब हो चुके थे वहाँ से कि पूछो ही मत। फ़ोटोज़ के बंडल बन चुके थे, इतने लोग गायब हो चुके थे। हर कोई अपनी अपनी तरह से जांच कर रहा था, लेकिन किसी के हाथ कुछ हार नहीं पा रहा था। लेकिन हर किसी की जांच में एक बात तो कॉमन थी, वो लोग गायब हो रहे थे जब वो अकेले थे, और इससे ज़्यादा कुछ भी पता नहीं लग पा रहा था। कई दिन बीते और जांच में कुछ भी बाहर नहीं आया, लेकिन तभी अचानक से कुछ दिनों बाद ही कुछ ऐसा हुआ जिसे समझ पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। रात के वक्त अचानक से गोली चलने की आवाज़ आई और गोली चलने की आवाज़ से हर कोई सहम गया। गोली चलने की आवाज़ सुनते ही हर कोई उस आवाज़ की तरफ गया और उसे यही लग रहा था कि पुलिस वालों ने शायद किसी को पकड़ लिया है। लेकिन तभी अचानक से उन्होंने देखा कि एक पुलिस वाला खून से लथपथ पड़ा हुआ था और उसके हाथ में रिवॉल्वर थी और एक काफ़ी तेज़ी से भागता हुआ जीव कहीं गायब सा हो गया। उस पुलिस वाले को तुरंत पास के एक हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां पर उसका इलाज हुआ। 2 दिन तक वो बेहोश रहा, लेकिन 48 घंटे बाद उसे होश आया। उसके सामने हर कोई अपने मनों में सवाल लेकर खड़ा था। काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंस टीम और पुलिस वाले, साथ ही साथ और भी कई सारी टीमें जो कि उससे सवाल पूछना चाहती थी। उस घायल पुलिस वाले ने बताया कि जब वो रात के वक्त ऐसे ही इधर उधर घूम रहा था, तभी अचानक से एक तेज़ी से भागता हुआ एक पतला सा जीव उसके पीछे से आके उस पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गया और उस पुलिस वाले ने ऐन वक्त पर गोली चला दी। लेकिन वो गोली हवा में चली और उस आवाज़ से हम सब वहाँ पहुँचे और हमने भी एक तेज़ी से भागता हुआ जीव देखा था। और वो तेज़ी से तो भाग रहा था, लेकिन कई सारे लोगों ने उसे देखा था, इसलिए वो वहम नहीं हो सकता था। हमें समझ आ गया था कि वो तेज़ी सा भागता हुआ जीव ही इन सारे कत्लों के पीछे का हत्यारा है। उस पुलिस वाले ने बताया कि वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ तर्रार था और फुर्तीला और ताकतवर भी। वो आम इंसान या फिर जानवर नहीं हो सकता, वो कुछ अलग ही था, जिसके पास कुछ ऐसी ताकतें थी जो नॉर्मल इंसान के पास नहीं होती। इस बात ने हर जगह आग पकड़ ली। अब उस गांव का खौफ और भी ज़्यादा बढ़ गया था। लोगों ने अपने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था रात के वक्त। उन्हें सिर्फ ऐसा ही लगता था कि कभी भी वो काला सा जीव उनके ऊपर हमला कर सकता था, इसलिए सब ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था। रात के वक्त पुलिस टीम और मैं जाते थे सिर्फ तहकीकात के लिए, और पुलिस इंस्पेक्टर से मुझे पता चला कि वो पूरे गांव में तलाशी ले चुके हैं, लेकिन एक जगह अभी बाकी है, और वो जगह है इस गांव से थोड़ी सी ही दूर बसे एक जंगल की। फिर सबके दिमाग में यही आया कि क्यों ना उस जंगल में जाया जाए और उस जंगल की तहकीकात की जाए, क्या पता वहाँ कुछ सबूत मिल जाए, क्योंकि गांव में चप्पे चप्पे पे छानबीन हो चुकी थी। अब हर तरफ से निराशा ही हाथ आई थी, और कहते हैं ना, डूबते हुए को तिनके का सहारा। हम उसी तिनके के सहारे को और हम उसी जंगल की तहकीकात को तिनका समझ रहे थे। हमें इतनी खास उम्मीद नहीं थी कि वहाँ पता कर चलेगा कुछ, क्योंकि वो गांव से थोड़ा दूर था, और यही बात हमें परेशान की जा रही थी कि अगर वहाँ पे कुछ ना मिला तो हम क्या करेंगे। लेकिन हम वहाँ पर गए, पूरी टीम हमारे साथ गई। पुलिस वाले थे, मैं था, और गांव के कुछ लोग जो कि उस जंगल के बारे में जानते थे। हम सब उस जंगल में घूम रहे थे, और
चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। हर कोई चौकन्ना था, हर कोई तैयार था किसी भी हालात का सामना करने के लिए। हर किसी के हाथ में बंदूक थी और मेरे पास भी प्रोटेक्शन के लिए एक बंदूक थी। तभी अचानक से हम सब ने एक आवाज़ सुनी। हमने गांव वालों की तरफ देखा और हमने पूछा कि ये किस जानवर की आवाज़ हो सकती है, और हमारे पूछते ही उनके रोंगटे खड़े हो गए। यह आवाज़ सुनते ही जैसे उन्हें लकवा मार गया हो। वो काफ़ी ज़्यादा डर चुके थे। उनके मुंह से सिर्फ खौफ के मारे एक ही आवाज़ आ रही थी, वेंडिगो 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 वेंडिगो। भागो भागो यहाँ से, भागो। वो वहीं पर है, वो आज भी यहीं पर है, वो आज पर ही है, वो हमें मार देंगे, वो आज भी यहीं पर है। एक गांव वाला यही सब बोलता हुआ बेहोश हो गया और हम सब उसे उठाते के चौकन्ना हो गए कि कहीं आसपास से कोई हमला ना हो जाए। हम सब वहीं पे मुस्तैद थे, लेकिन उस गांव वाले की जान खतरे में आ रही थी। वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गया था, जिसकी वजह से उसका बीपी डाउन जा रहा था और उसकी दिल की धड़कनें धीरे हो रही थी। उसकी जान पे खतरा आ गया था। इसलिए 2 पुलिस वाले उसे उठाकर गांव की तरफ ले गए और बाकी हम सब उसी जंगल में थे। तभी अचानक से हमें उसी पुलिस वाले के चिल्लाने की आवाज़ आई। और हम तुरंत भागते हुए वहां गए तो हमने देखा कि उन दोनों पुलिस वालों को किसी ने मार दिया था और वो जो गांव वाला था उसे भी काफ़ी भयानक चोटें आई थी, लेकिन वो अभी भी जिंदा था। अब हम समझ चुके थे वो जो कोई भी है वो हमारे अलग अलग होने का इंतज़ार कर रहा है, इसलिए हमने अलग होना ठीक नहीं समझा। उस आदमी को जो कि जिंदा था उसे उठाकर हॉस्पिटल की ओर लेकर हम में से हर किसी का ध्यान जंगल की तरफ था, कहीं से कोई हमला ना हो जाए। लेकिन जैसे तैसे हम उस आदमी को लेकर हॉस्पिटल में पहुँचे। उसका इलाज भी काफ़ी दिनों तक चला और काफ़ी दिनों के इलाज के बाद उसे होश आया। उसे काफ़ी ज़्यादा खौफ लग चुका था इस बात का। वो कुछ भी बताने की हालत में नहीं था। तभी कुछ गांव वालों ने बताया कि इस गांव में कई साल पहले एक परिवार रहा करता था। वो परिवार व्यवहार में तो बहुत अच्छा था। उस परिवार में एक मियाँ बीवी थे और उनके 4 बच्चे थे। उस वक्त गांव के धीरे धीरे करके कुछ लोग गायब होने लगे और गांव के बाहर से कोई अगर आता था तो वो भी गायब हो जाता था। किसी को कुछ समझ नहीं आता था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। जैसे आज हो रहा है वैसे कई सालों पहले भी होता था। फिर पंचायत बुलाई गई और फिर तहकीकात की गई और पता चला कि वो परिवार वाले लोगों को पकड़ के उनका मांस खाते हैं। उनके व्यवहार से कोई बता नहीं सकता था कि वो सब आदमखोर थे, लेकिन गांव वाले समझ गए थे कि ये पूरा परिवार आदमखोर है। इसलिए पूरे गांव वालों ने मिलके उन आदमखोर परिवार का घर ही जला दिया और कहते हैं कि वो आग जलने से उस परिवार में माता पिता की मौत तो हो गई, लेकिन उनके 4 बच्चे जैसे तैसे बाहर निकल गए और वो अब उसी जंगल में रहते हैं और अब वो बड़े हो चुके हैं और अपने माता पिता के कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। अब सब कुछ साफ साफ था। अभी भी उस जंगल में है। उन वेंडिगोस ने जंगल में शरण ले रखी है, ये बात तो सबको पता चल गई थी, लेकिन उन्हें पकड़ा कैसे जाए किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी पुलिस टीम ने कुछ ऐसा फैसला लिया जिसे सुनते ही सबकी रूह कांप गई। पुलिस वालों ने गवर्नमेंट से बात की और कुछ ही दिनों बाद उस पूरे गांव को खाली करवा दिया गया और उसके कुछ दिनों बाद रात में ही वहां पर फाइटर प्लेन भेज दिए गए और वहां पर एक उस जंगल के एरिया में एक एक्सप्लोजन किया गया, जिसकी वजह से वहां बसा पूरा जंगल राख में बदल गया और पुलिस वाले निश्चिंत हो गए कि
क्योंकि अब उन्हें पता था कि वो पूरे वेंडिगोस 4 हो, 5 हो या 1000 उसी जंगल में मारे गए होंगे। आग बुझाने के बाद फिर वहाँ पुलिस वाले घूमने लगे और उन्हें कुछ अधजली लाशें मिली और वो लाशें उन्हीं वेंडिगोस की थी, क्योंकि उनकी बॉडी पूरी नहीं जली थी। उनकी बॉडी पूरी नहीं जली थी, 90% जल चुका था, लेकिन इतना दिख रहा था कि वो कोई आम इंसान नहीं थे। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि वहाँ 4, 5, 6 नहीं बल्कि 100 वेंडिगोस रहते थे। उन सबकी लाशों को जो थोड़ी बहुत बची हुई थी उन्हें फॉरेंसिक लैब में भेजा गया और फिर फॉरेंसिक लैब में जब उनके बारे में रिसर्च हुई तो उन्हें पता चला कि ये सब आदमखोर थे और इन्होंने ही गायब हो रहे लोगों को मारा था।